तो ये बात हजम होनी बड़ी मुश्किल है। अभिमन्यु की इस तरह से हत्या हुई, जबकि उनके मामा जी कृष्ण थे। क्या उनके पास कोई उपाय नहीं था? जनरली वही गरीब गरीब ही रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है, रिच रिच यार। जितना मर्जी आप गरीब कर लो। वो जो है हमारा विजय माल्या ले गया, विजय माल्या बहुत गरीब हो गया, फिर भी देख लो भाई साहब लंदन में मौज है। अब रेमेडीज कहाँ पे आते हैं? जबरदस्त। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, वो बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। नाड़ी का उनको फादर भी कहा जाता है और आपने कई उनकी रोस्टिंग वीडियोस भी देखी होगी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आज वो हमारे साथ में आए हैं और उनसे मैं कुछ टफ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुझे एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो ना आपको थोड़ा दिमाग खोलने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अपने इस चैनल पे बुलाने के लिए और दर्शकों का भी देखने का इस प्रोग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपने बारे में बता दो जो लोग आपको नहीं जानते। मैं 1998 से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ और 92 से इस फील्ड के अंदर हूँ। मैंने 6 किताबें लिखी हैं ज्योतिष में, जो स्पेनिश, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। स्पेनिश में एक ही किताब है भारतीय ज्योतिष की, रादर जो मेरी 2 किताबें हैं स्पेनिश में, लेकिन मतलब मेरी ही किताबें हैं स्पेनिश के अंदर भारतीय ज्योतिष की। मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 2009 से है, मेरी वेबसाइट जो है सन 2000 से है। ये छोटे में तो यही बता सकता हूँ शॉर्ट में। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव क्यों करूं? प्लैनेट्स मेरे पे कैसे असर करेंगे? मत करो बिलीव यार, कौन कह रहा है कि बिलीव करे। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, हम तो नवग्रह ही कहते हैं। सूर्य का आपको क्लियर पता चल जाता है कि भाई सूर्य का असर क्या है। फोटोसिंथेसिस सूर्य से होगा, बारिश जो है सूर्य से होती है, की वजह से होती है, क्योंकि देयर इज लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। मौसम में भाई बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर है, तो हमारे वेस्ट में लो प्रेशर हो जाता है, तो इस वजह से बारिश होती है। इस तरह से जो हवाओं की जो डायरेक्शन ही बदलती है वो इसी वजह से बदलती है। और जब मैं कह रहा हूँ बात, वहाँ फोटोसिंथेसिस से मैंने शुरू की थी। फोटोसिंथेसिस है तो भोजन है, अब फोटोसिंथेसिस है तो ऑक्सीजन है। ये तो ऑक्सीजन कैसे है? तो ये तो हो गया हमारा जो हमें प्रैक्टिकली दिखता है कि भाई जो सूर्य का क्या है शॉर्ट में। चंद्रमा का हमको बिल्कुल क्लियर दिखता है कि 30 डेज उसकी मूवमेंट है, तो 30 डेज से कई चीज़ें लिंक्ड है, कि जैसे मेंसेस हैं लिंक्ड है। और फिर उसके साथ है कि समुद्र का जो जल है उसमें उतार चढ़ाव होना, वो भी उसी का है। तो अगर वो जल पे असर कर रहा है तो हमारा जो शरीर है, हम कहते हैं ना यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पे भी करीब 70% जल है, हमारे शरीर में भी उतना ही परसेंटेज जल है, तो उस पर भी असर डालता है वो। तो ये इसका तो हम क्लियरली असर बता सकते हैं। बाकी ग्रहों का फिर जो ज्यादा डीपली स्टडी करके पता चलेगा। राहु केतु का भी पता चल सकता है कि भी आपने देखा एक्लिप्स होता है, तो राहु केतु की वजह से ही हो रहा है, छाया है जो पृथ्वी की और चंद्रमा की। बाकी ग्रहों का तो फिर जब मतलब जो है थ्योरी जब समझाई जाएगी पूरी, तो उस तरह से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब साइंटिफिक बैक्ड लॉजिक ही है अगर देखा जाए तो। सारी चीज साइंटिफिक है, फोटोसिंथेसिस होता है यार, ये तो फैक्ट है ना। अभी मुझे 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट ये सारे पॉडकास्ट करते हुए। तो अलग अलग लोग आए, अलग अलग पद्धति के लोग आए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये वाले तरीके से एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, कुछ ये कहते हैं। तो इस चक्कर में ना बहुत कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि मैं नाड़ी कर रहा हूँ, कुछ कह रहा है मैं पराशरी को फॉलो कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं खाली पामिस्ट्री करता हूँ, कुछ न्यूमेरो वास्तु कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे पास ग्रंथों का ज्ञान है। तो कौन सी चीज को माने, कौन सी चीज वैलिड है, कौन सी चीज नहीं है? अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 3 विद्याएं हैं जो प्रिडिक्शन की है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। इस तरह से 3 ही विद्याएं हैं जो चिकित्सा की हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद। अब बताइए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कौन सी करें? आयुर्वेद ठीक है, होम्योपैथी ठीक है या एलोपैथी? तो जवाब बिल्कुल क्लियर है कि तीनों जो है अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तीनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको इमीडिएट अगर रिलीफ चाहिए, पेन है आपको, तो पेन किलर का इंजेक्शन लगेगा। आयुर्वेद और होम्योपैथी वहां पर अभी इंजेक्शन है, सच नहीं है। इस तरह से आप बोलिए डायबिटीज ठीक करनी है, एलोपैथी के पास कोई इलाज है, होगा, मैं नहीं कहता। डॉक्टर भी कह सकते हैं कि भाई चीनी कम खाया करो, थोड़ा वॉक किया करो, लेकिन आजकल सुनता कौन है। लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा सा अधिक है, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी तो इस तरह से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ चिकित्सा किसी पैथी में अधिक आसानी से हो जाती है, किसी में हो जाती है। इस तरह से ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री का अलग अलग है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, जिस दिन इंदिरा गांधी पैदा हुई
उस दिन और बच्चे पैदा हुए, सारे तो प्रधानमंत्री नहीं बने। जिस दिन मोदी जी पैदा हुए, सारे तो प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुए। जिस दिन आप पैदा हुए तो सारे साहिल खन्ना शो नहीं चला रहे। जिस दिन आप पैदा हुए कोई आर्मी में गया होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई पीएन बना होगा, कोई दुकान चलाता होगा। वी डू नॉट नो मेल है फीमेल है, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी हैज इट्स ओन लिमिटेशन। अब आ जाते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष में हमें जो लिमिटेशन है वो यह है कि हमें बहुत करेक्ट टाइम चाहिए। ये लिमिटेशन होगी क्योंकि हमेशा करेक्ट टाइम मिलता नहीं। लेकिन उसके बेनिफिट क्या है कि कुछ चीज़ें उसमें जो प्रिडिक्ट हो सकती है न्यूमरोलॉजी में नहीं हो सकती। बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि उस डेट के अंदर अलग अलग टाइम पे ऊपर जो बच्चे पैदा हुए, जैसे आप साहिल खन्ना एक टाइम पे पैदा हुए, दूसरा आर्मी में चला गया, तो उसका लगन अलग होगा, अलग टाइम पे पैदा हुआ होगा। दशा ऑब्वियसली जब समय अलग हो जाए थोड़ी दशा चेंज रहेगी एंड ऑल। अब जो है पमिस्ट्री वो अपने आप में अलग है, वो जो बता सकती है कुछ ऐसी चीजें ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकते। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको उसका। कैसे एग्जाम्पल कि पमिस्ट्री से माइंड का मैप मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा नर्व्स हैं वो यहाँ पर आके कंप्लीटली खत्म होते हैं। नर्व्स है ना, ठीक है। नर्व जो है यहाँ दिमाग से आएंगी, यहाँ खत्म होंगी या पैरों पे होंगी। लेकिन आप देखें मैं बात कर रहा हूँ तो हाथ हिला रहा हूँ, टांग तो नहीं हिला रहा। तो जनरली हमारे राइट हैंड के ऊपर ये इसका इंप्रेशन या जो हमारा वर्किंग हैंड है इसके ऊपर हमारे थॉट प्रोसेस यहाँ पर आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है, समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से मेरे को ये पता चल जाएगा ये आदमी कलाकार है, लेकिन किस चीज़ में कला में पारंगत है ये नहीं मैं बता सकूँगा। कला के अंदर ही कैन बी अ सिंगर, तबला बजाने वाला हो सकता है, गिटार बजाने वाला हो सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, शेफ हो सकता है, अच्छा अच्छा डांसर हो सकता है। तो ये प्रिंट्स यहाँ से पता चलते हैं। दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि पिछले जन्म का कुछ है, ऐसा कुछ बातें होती हैं। आपने सुना है कि आत्मा जो है पिछले जन्म में हम जो आदमी ने किया, तो इस जन्म में जब आपका जन्म हुआ है तो पिछले जन्म से कोई कनेक्शन है। अब न्यूमरोलॉजी से तो नहीं पता चलेगा, पता नहीं चल सकता, क्योंकि एक दिन में इतने बच्चे पैदा हो सकते। एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस दिन समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक हॉस्पिटल में एक ही टाइम पे 4 बच्चे पैदा होते हैं। हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, सिख का भी ले लेते हैं। एक बच्चा सिख का पैदा हुआ, एक गुजराती का पैदा हुआ, एक जो है बंगाली का पैदा हुआ, एक अफगानी पैदा हुआ। अब ज्यादातर उम्मीद तो हमें यही है कि जो बंगाली होगा वो लिटरेचर में या म्यूजिक में पारंगत ज्यादा होते हैं, सिख होंगे सेवा में, और वॉरियर ज्यादा होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। गुजराती ज्यादातर धंधों करोगे, अफगानी जो है वो बंदूक लेके चलेगा अलग तरीके के नेचर का होगा। तो अब पता क्या चला पमिस्ट्री के अंदर, हमको ये पता चला कि जो ये डिफरेंट लोग हैं ये डिफरेंट डिफरेंट एक जाति या धर्म या एक एरिया, एरिया का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जब गुजरात की बात कर रहा हूँ तो आप देखिए गुजरात, राजस्थान और सिंध ये लगे हुए एरिया हैं। इधर के जितने लोग हैं पैसा इन्हीं के पास है दुनिया में। आप देखो मारवाड़ी, बनिया, ये अग्रवाल, गर्ग एक्सेट्रा, पारसी और सिंधी। आप खन्ना है, खन्ना मुझे नहीं मिलेगा जो हजारों करोड़ का होगा, लेकिन जैन और मारवाड़ी हजारों करोड़ के मेरे को लाइन से लगेगा। तो इधर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, चांस की बात है, या इनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इनकी जो हाथ में इंप्रेशन डिफरेंट होगा। अब ये कहाँ से बदलता है, और अफगानियों का डिफरेंट होगा। अफगानिस्तान का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया, वो जो अफगानिस्तान और आगे गल्फ के जो लोग हैं, आप उनको जितना मर्जी पैसा दे दो जनाब, जितनी मर्जी तेल निकल आया इसमें, ये लड़ते ही रहते हैं, ये कभी शांत नहीं हो पाते हैं। आपने देखा अभी 70s के बाद इतना तेल आया, उसके बाद भी डिस्टर्ब ही रहा है, उसके पहले भी डिस्टर्ब था। इस तरह से बंगाली जो है वो सारे म्यूजिक या लिटरेचर के हैं, सिख अलग हो गए। तो ये कहाँ से भाई क्या ज्योतिष बताएगी ना, ये हमारी पमिस्ट्री बताएगी। और पमिस्ट्री कैसे बताएगी, ये प्रिंट्स होते हैं, इसमें प्रिंट्स बताएंगे, एंड एवरी हर अंगूठे का प्रिंट लगा है। अब ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे पता चलेगा, अंडरस्टैंड। और भी बड़ी सारी चीजें आप पूछोगे तो मैं जवाब दे देता हूँ। अब आपने एक और सवाल पूछा था, विच वन इज करेक्ट, पराशरी, जेमिनी, नाड़ी, और भी कई नाम है, केपी, कोई कुछ कह रहा है, कोई पराशरी जो जनरली जो चल रही है। एक वैदिक नाम भी आता है। हाँ। वैदिक नाम की कोई ज्योतिष नहीं है, किसी वेद में ज्योतिष नहीं है। वो कहते हैं वेद का अंग है ज्योतिष, तो वो ठीक है यार, वेद की आंख है, वो ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वेद में ज्योतिष नहीं है भाई, ठीक है। अब पराशरी में क्या है कि जनरली राशि है, हाउस है, साइन है, और डिविजनल चार्ट है। डिविजनल चार्ट बहुत लगाते हैं, कहने को कहानी बहुत है, इतने सारे लगा लेते हैं कि आदमी खुद ही कंफ्यूज हो जाए। देखिए एक लगन चार्ट, उसके साथ आप 16 और हॉरोस्कोप लगा दोगे। एक लगन चार्ट तो पढ़ना कितना आसान है, आप समझते हैं। इतने सारे चार्ट लगा के वो कंफ्यूज ही है। जैसे एग्जाम्पल हो गया पराशरी में कि सप्तम भाव में शनि बैठा है, अब जो है वो क्या करेगा। अब शनि बैठा है सप्तम भाव में, तो करेगा का
देयर आर हंड्रेड्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो वो पहले 1 से 30 डिग्री कितने में भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, तो डिविजनल चार्ट्स में फर्क आ जाएगा। फिर उसके बाद है 12 राशियों में होगा। फिर उसके बाद है कोई ना कोई ग्रह उसके साथ बैठ सकता है, कोई ना कोई उसको देख सकते हैं। फिर यही सारा हमें 12 हाउसेज में चेक करने हैं, तो कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सिर्फ हम 12 का ही ले लेंगे, शनि सप्तम में है, 12 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है 12 राशियों के, तो 12 जो हम हाउस ले लें तो 144 हो गए। तो इतने सूर्य के भी हो गए, इतने तो सारे 9 ग्रह के 9 इंटू 144। फिर उनकी डिग्रीज हैं, फिर उनके डिविजनल चार्ट हैं, फिर उनके दृष्टि है, कंजंक्शन है, फिर उसके बाद रेट्रोग्रेड है, फिर वो कंबस्ट है। तो अल्टीमेटली जिथे दिखोती उत्थे आन खलोती, पानी में मदानी जो चल रहा है। तो वैदिक जनरली जो वैदिक ज्योतिष है एक्चुअली वो पराशरी है। वैदिक जो नाम रखा था वो के.एन. राव साहब ने रखा था 90s के अंदर। फिर उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया था, भी मेरे को किसी ने बेवकूफ़ बनाया था, तो अब वैदिक नहीं भैया पराशरी है वापस, या आप भारतीय ज्योतिष कर लो। पहले उनकी किताबें वैदिक ज्योतिष में थी, फिर उन्होंने गलती ठीक कर ली, फिर उन्होंने अपनी किताबें लिख दी इंडियन एस्ट्रोलॉजी। आप देख सकते हो पुरानी उनकी वैदिक है ये। फिर जेमिनी है, जेमिनी थोड़ा सा अलग है, उसमें राशियों की दशाएं हैं, राशियों के कंजंक्शंस हैं। फिर उसके बाद आपने सुना होगा आत्मा, आत्मकारक, अमात्य कारक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आत्मकारक ये बताता है, दारा कारक वाइफ पद को बताता है, ठीक है। अब ये कंट्रोवर्शियल है और फिर रिजल्ट नहीं आते। जो जेमिनी सिस्टम है जनरली इसमें प्रेडिक्शन किसी को समझ नहीं आई। जो अगर अगर आज जिंदा हैं, तो जो मैंने देखा, जो जेमिनी सूत्रम या जेमिनी सिस्टम की जो बुक है जेमिनी सूत्रम, उसके जो मैं कह सकता हूँ जिन्होंने घोट के भी है, उनका नाम है ईरान गटी रंगाचारी। अगर जिंदा तो मैं जानता नहीं, मैं उनको 1996 में मिला था बेंगलोर के अंदर। वो संस्कृत में पहले बोलते थे श्लोक, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच knowledge the person must be having. He was affluent in English, he was affluent in Sanskrit, he was affluent in obviously Telugu also, because he was a Telugu. But when I talked to him whether it gives any result out, do you know how it you can predict from it, she says no, I do not know. तो जेमिनी तो जाने दो। इसके बाद जो वर्षफल है, ये वर्ष निकालते हैं। फिर वो कंट्रोवर्शियल हो गया कि भाई इधर लगन चार्ट है, कुछ कहेगा आज का वर्षफल कुछ है, तो फिर अगर आपस में जो है दशाएं या जो एनालाइजेशन है वो आपस में अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, फिर क्या प्रिडिक्ट करोगे, तो वहां भी फंसता है आदमी। तो जनरली ये है कि इसके अंदर जो पराशरी वगैरह में, पराशरी पे आया तो पराशरी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा, रूल्स इतने ज्यादा है, आदमी का रूल्स ही खत्म नहीं होता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। जेमिनी किसी को समझ नहीं आई। वर्षफल का मैंने आपको बता दिया। बाकी केपी सिस्टम है, जब तक कृष्णमूर्ति जी करते थे मुझे मालूम नहीं, आपने उसकी किताबें पढ़ी नहीं, आपको पुरानी किताब मिल जाए आपको किताब समझ नहीं आएगी। कभी वो नक्षत्र पकड़ लेंगे, कभी वो सबलॉट पकड़ लेंगे। कोई मेथड नहीं है, कोई रूल नहीं है प्रॉपर वे। रूल ये होना चाहिए कि अगर ज्योतिष साइंस है तो मैरिज का फॉर्मूला क्या है, सिंपल। सूर्य सप्तम में क्या करेगा इज नॉट द थिंग, शनि सप्तम में क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर शनि बकरी हो गया तो क्या करेगा, तो ये तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं। इंस्टेड इसको जो मैंने किया, जो मेरी पुस्तक है एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी, व्हाई इट इज द लार्जेस्ट सेलिंग बुक, मैंने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया कि बच्चा पैदा हुआ, पहले हेल्थ देखनी है, हेल्थ उसकी कब कब जिंदगी में खराब होगी, क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसके फार्मूले हैं, सिंपल। इस तरह से एजुकेशन करनी है। बच्चा जब 4 साल का होगा उसको पढ़ाई के लिए भेजेंगे, तो कौन से लाइन ऑफ एजुकेशन में वो एक्सेल करेगा, 10th के बाद उसको कौन से सब्जेक्ट लेके देने चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेके देने चाहिए, फिर क्या है उसके नंबर कितने आएंगे, तो उसका फार्मूला है कि भाई ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 98.3 बता सकते हैं। मतलब ये है कि भाई 95 to 100, 90 to 95, 80 to 90, ऐसा हमारे पास फार्मूला है। इसके बाद आ गया, और ये सब बुक पे है, हाँ ओपन है। यस यस। फिर उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसकी जॉब लगनी है। अब जब जॉब लगेगी उसकी, तो फिर जॉब किस लेवल की लगेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की भी हो सकता है, चपरासी भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है। तो लेवल क्या हो गया, फिर बिजनेस या जॉब, जॉब के बाद बिजनेस, अप एंड डाउन इन करियर, उसका क्या फार्मूला है, कौन से वाली काम करना चाहिए, जैसे काम करना चाहिए। मतलब है कि तेंदुलकर कैन प्ले क्रिकेट ओनली, ही विल बी गुड इन क्रिकेट, ही विल नॉट बी दैट गुड इन बिकमिंग एन एमपी, हमने देख लिया। तो हर आदमी अपने काम में जो है वो सिद्ध हंसता है, दूसरे में नहीं हो पाता, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, वी कैन सजेस्ट दैट। इसके बाद क्या है, मैरिज। मैरिज कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, एग्जैक्ट डेट आती है? नहीं एग्जैक्ट डेट नहीं आती। मैरिज में एक समस्या हमें आती है, वो ये है कि पीरियड्स आते हैं, कि जैसे 3 साल में भी हो सकती है, 6 साल में भी हो सकती है, 9 साल में भी हो सकती है, 15 में भी, ऑब्वियसली तब तो करनी नहीं, वो पीरियड आते हैं।
तो इस तरह से 28वें में हो रही है, इसके बाद 31वें, अब वो जब करना चाहे, वो एक हमारी परेशानी जरूर है। फिर आया कि बात पक्की कब होगी, क्या एंगेजमेंट ब्रेक तो नहीं हो सकती, मैरिज होगी। फिर उसके बाद अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। लव के कई प्रकार हैं, प्लेटोनिक लव, फिजिकल लव, स्कैंडलस लव, हिडन लव, ब्रेक ऑफ लव, देन कमर्शियल इंटेंशंस इन लव। लड़की ने फोन किया, जानू कहाँ हो, बोले मैं ना बैंक में हूँ। मैं, जानू मेरे लिए ना 1.5 लाख रुपए निकाल लेना, मैंने भी लेना ना आईफोन प्रो मैक्स। वो तो नहीं, ब्लड बैंक में हूँ। तो तो मतलब वो है कमर्शियल इंटेंशंस। फिर ऑब्वियसली मतलब कुछ बुरी चीज़ें भी इसमें पता चल जाती हैं, जैसे भगवान ना करे कि फोर्स्ड सेक्स मीन्स रेप, है ना, इस तरह से। फिर हो गया कि मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। फिर आप जो कुंडली मिलान कहते हैं, कुंडली मिलान के अंदर वो जो सिस्टम है, वो जो जनरली जो पराशरी में चलता है, उसमें क्या है कि नक्षत्र लेते हैं, चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसके हिसाब से वो गुण मिला लेते हैं। बाकी 8 ग्रह को वो मानते नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो वो एक्चुअल वे क्या है कुंडली मिलान का। फिर अगर मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, डिवोर्स होगा, डिवोर्स होगा तो डिवोर्स झगड़े के साथ होगा, आराम से हो जाएगा। फिर अभी छोटी थोड़ी बात रहेगी थी कि लव आफ्टर मैरिज, और वो खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर डाउरी भी है, 2-4 छोटी मोटी चीज़ें शायद मैं भूल गया हूँ, इन सब के फॉर्मूले। फिर देन चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ में क्या चाहिए, कब बच्चा होगा, बस सिंपल है। तो आजकल वो भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक वो चाहते नहीं आजकल के बच्चे। तो अब फिर हम ये बता सकते हैं इफ दे आर अटेम्प्टिंग तो कौन सा टाइम होगा व्हेन दे कैन कंसीव, ठीक है, व्हेन द गर्ल कैन कंसीव, है ना। फिर यहाँ के ट्विंस होंगे। फिर अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, इसको छोड़ के कोई सवाल नहीं बचता। जेंडर का बचता है सवाल, जेंडर हम बताते नहीं, बताना भी नहीं चाहिए, और ट्विंस का। इस तरह से फिर हो गया ट्रैवल। ट्रैवल का सिंपल एक ही सवाल है, कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा। ये आप भाई साहब ये चले जाओ यहाँ पर बाईपास पे, दिल्ली के बाईपास पे एक वैन रख लो, उस पर लिख दो कनाडा का वीज़ा मिलता है यहाँ पर, किसी को भी किडनैप कर लो, पंजाबी को, ठीक है ना। तो उनको ये है कि कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा, तो उसका फार्मूला है। बट आप, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन था साथ में, उसको आंसर देना जरूरी है कि यहाँ पर हमें न्यूमरोलॉजी ऐड करनी पड़ती है। अच्छा। यहाँ पर इस तरह से प्रोफेशन में भी ऐड करनी पड़ती है, उसके बिना जवाब नहीं आता। फिर उसके बाद वर्क वीज़ा, फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड हो गया, या फिर परमानेंट रेजिडेंसी हो गया, फिर उसके बाद हो गया हमारा सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो इसके फार्मूले हैं इस तरह से। लिटिगेशन क्या, लिटिगेशन कब होगा, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, जेल होगी या अंडरग्राउंड हो जाएगा। मतलब कुछ 70-80 फॉर्मूले हैं। 70-80 भी नहीं है बॉस, 70-80 भी नहीं है। अगर मैं गिनवाऊँ तो और तो कुछ बचा ही नहीं है इवेंट्स में, और तो कुछ बचा ही नहीं है, बस खत्म होगी जिंदगी। अच्छा टाइम बुरा टाइम भी निकल जाता है। अच्छा टाइम बुरा टाइम का मतलब बताओ आप, देखो अच्छा टाइम बुरा टाइम किस लिए, हेल्थ के लिए, अच्छा। प्रोफेशन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, लिटिगेशन के लिए। अच्छा टाइम पूरे टाइम का मीनिंग होना चाहिए ना, क्योंकि सबके अलग अलग फार्मूले हैं। इट इज पॉसिबल द चाइल्ड हु हैज गुड इन एजुकेशन मे नॉट हैव गुड प्रोफेशनल लाइफ, लाइक मोदी जी इज नॉट मैरिड बट ही हैज बिकम पीएम, यू अंडरस्टैंड। तो एक ही टाइम पे जैसे मैं हो गया, तो मेरी इस समय हेल्थ भी चल रही है, पैरेलली प्रोफेशन भी चल रहा है, पैरेलली मेरी मैरिड लाइफ भी चल रही है, पैरेलली मेरा लिटिगेशन भी हो सकता है चल रहा हो। तो उसमें क्या चल रहा है इस समय पे, चारों जो चीजें मैंने बताई हैं अभी, चारों एक जैसी तो नहीं चल रही होंगी। तो अच्छा क्या बुरा क्या कोई नहीं जानता, हम तो बताएंगे ये है, अब इसको अच्छा मानो चाहे बुरा मानो। तो चारों के परसेंटेज पता लग सकते हैं लॉजिकली। नहीं, परसेंटेज में देखो, मैरिज की तो 100% ही है, हाँ। ये तो हो नहीं सकती। दो चीजें ऐसी हैं, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ 100%, बाकी लिटिगेशन की परसेंटेज। और उसमें हमें व्हाट टाइप ऑफ लिटिगेशन, अगर आप डीप में जाना चाहते हो तो उसमें हम आइडिया दे सकते हैं, वेदर इट विल बी अ क्रिमिनल केस और इट इज अ सिविल केस। क्रिमिनल केस तो किस लेवल का, लाइक वो इतना बड़ा हो जाए कि बेल ना मिले, वो ये है भगवान ना करे अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 376 एंड जो है वो डकैती एक्सेट्रा, किडनैपिंग, ऐसा कुछ लग जाएगा तो फिर उसके अलग से दिखते हैं। साथ में उसकी आदमी की नेचर ही पता चल जाती है, क्या वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता। बस ये सिंपल वे है। आप बोले शनि यहाँ बैठा, वो राहु वहाँ बैठा, लगे रहो, फिर एंडलेस है ये पराशरी ज्योतिष, एंडलेस हो जाएगी आपको। अच्छा ये क्योंकि ये फलाने दृश्य कांड में बैठा है, फिर कोई आएगा ज्ञानी, वो ज्ञान पेलने के लिए है सारे के सारे, और ये भी दिखाने के लिए, क्योंकि 22वें दृश्य कांड में बैठा होता है शनि, तो ऐसा होता है। अब आपने दृश्य कांड आपको पता नहीं, और कुछ ज्यादा इसको ज्ञान होगा, नो इट डजंट हैव एनी आयोटा ऑफ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये सिर्फ इसने अपनी जबान खर्च किया और कुछ नहीं किया। अभी जो आपने बताया फॉर्मूले वो नाड़ी है। नाड़ी ज्योतिष में फॉर्मूला है इस तरह से,
न्यूमरोलॉजी में भी फार्मूले, वो जो अंगूठे वाली है, केमिस्ट्री में भी फार्मूले। एक वो कहते हैं कि बेल पत्थर से गिर गए थे, अंगूठा लगाओ। नहीं नहीं, वो अलग है, वो नाड़ी ज्योतिष उसको कहते हैं। एक्चुअली वो पाम लीफ रीडिंग है। अच्छा। उसमें आप अपने अंगूठे का जो छाप दोगे, हाँ। तो वो कुछ पत्ते निकालेंगे जो उससे कोरिलेट करते हैं, फिर उसमें से वो स्पेशली एक पत्ता निकलेगा आपका होगा, कई अंगूठे उससे सिमिलर से होंगे, तो उसमें ऑलरेडी वो ऐसा बताते हैं कि प्रिडिक्शंस आर रिटन। तो मेरे वाले केस के अंदर तो आई वाज सेटिस्फाइड, तो दे गिव करेक्ट प्रिडिक्शंस। बाकी कुछ लोगों की प्रिडिक्शन उनको ठीक नहीं लगती, बट उनको ज्योतिष नहीं आती, उनका ये है कि भाई हमने इसमें से रीड करके बस आपको बताया, जो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो इसमें लिख के चले गए। That's all। ठीक है, तो मतलब सब कुछ लिखा हुआ है, तभी तो आप हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। पाम लीफ रीडिंग जो है उसके अंदर सभी का नहीं लिखा हुआ, कुछ वो बोलते। नहीं मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमारे बारे में सब कुछ पहले से लिखा हुआ, हमारे पास फ्री विल नहीं है? हाँ, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें एक कोट करूंगा मैं परमहंस योगानंद जी को। उन्होंने अपनी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उन्होंने लिखा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल harmony with individual cut. His horoscope is a challenging portrait revealing unalterable past and probable future result. मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। वो ये कह रहे हैं, a horoscope is a challenging portrait revealing unalterable past and probable future result. तो ये कह रहे हैं कि पास्ट तो नहीं बदल जा सकता, लेकिन फ्यूचर बदला जा सकता है। तो फ्यूचर कैसे बदलेंगे? कर्म से। तो भगवान कृष्ण गीता में भी कर्म का कहते हैं। अर्जुन डिग गया वहां पर कि मैं अपने गुरुओं पे, अपने भाइयों पे कैसे हथियार उठाऊं, तो अब वो वहां डिग जाता। तो आप समझते हैं कि पांडवों में और किसी के इतना बलशाली नहीं, या कह सकते हैं इतना जबरदस्त योद्धा नहीं था जो कौरवों के अंदर जो भीष्म हैं या द्रोण हैं या कर्ण का वध कर सके। ठीक है ना, मतलब बाकियों का तो नहीं था। तो अगर वो डिग जाता है तो गेम बदल जाती है। तो कर्म का फल है, बट इसमें फर्दर बात यह है कि ये पता चलेगा कर्म का फल है। ये आपने क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछ लिया, मैं समझाता हूँ आपको। जो मैं अभी ये बता रहा था आपको, गुजरात, राजस्थान और इधर जो लोग पैदा हो रहे हैं, वो कर्म कहाँ डाल रहे हैं? सारे वो बिजनेस में कर्म डाल रहे हैं और दान में डाल रहे हैं। आप देखिए, हमें अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी, हमें कोई और नाम से धर्मशाला नहीं मिलती, या महाराजा अग्रसेन धर्मशाला। तो जितने भी मंदिर इत्यादि बनाने में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मारवाड़ी, जैन और बनिया समाज की है। तो उनका कर्म वही करते हैं, वो वही कर्म करते हैं ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कोई अग्रवाल या कोई गरगवा कोई आर्मी में नहीं होगा, बट मेजर भी आते हो। इस तरह से आप म्यूजिक देखोगे, कला देखोगे, आप चले जाए बंगाल में सबके हाथ में हारमोनियम है, या असम चले जाए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, तो वो कर्म जो है, कर्म का जो सिस्टम ऊपर वाले ने ऐसा सेट किया कि ये कर्म कर सकता है, वो नहीं कर सकता। इस तरह से जो मैंने बताया मिडल ईस्ट है, जितने वॉरियर आए, चाहे आप देखो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गांव का लड़का था, गोरी गांव की लड़की थी, मैं ऐसे मजाक कर लेता हूँ। मोहम्मद गोरी आया, गजनी आया, आप वो गजनी की जगह देख लो। आज अफगानिस्तान में गजनी की क्या हालत है, लूट के हमको ले गए सोमनाथ का मंदिर, आज क्या हालत है? कुछ भी नहीं, हमने तो फिर बना लिया। तो उनकी जो उस मतलब खित्ते के अंदर, उस जगह के अंदर जो लोग पैदा हो रहे हैं, ऊपर वाले ने पता नहीं क्या खेल बनाया कि वो लोग लड़ते ही रहते हैं आपस में, शांत नहीं बैठ पाते। तो ये जो है, जो कर्म की गति है, ये भी है। इसको और मैं खोलूं इस बात? हाँ, खोलो। बड़ी बड़ी मजेदार बात है। खन्ना साहब, आप मिडिल क्लास में पैदा हुए, मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ। आपके माँ बाप ने ऐसे स्कूल में आपकी एडमिशन कराई होगी जो वहाँ का जो सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल होगा, कोशिश की होगी गवर्नमेंट स्कूल में न कराएं। एक हो गया रिच क्लास, एक हो गया पुअर क्लास। रिच क्लास कहाँ कराएंगे? जनरली इंटरनेशनल स्कूल्स में कराते हैं, उनके डिफरेंट स्कूल्स हैं। और आप ये भी समझते हैं, जैसे एक मॉडर्न स्कूल है दिल्ली के अंदर, संस्कृति स्कूल है, वो मिडिल क्लास के लोगों को लेते भी नहीं। आप सुने? तो वो बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, हम बच्चे अलग पढ़ रहे हैं। मैं मिडिल क्लास का हूँ, गरीब आदमी वो तो इतनी दे ही नहीं सकता फीस, भाई 10,000 रुपये महीने की फीस वो दे ही नहीं सकता। तो बच्चे को उसी जगह पढ़ाएगा जहाँ पर बच्चे को किताबें भी मिल जाए, वर्दी भी मिल जाए। तो जो मिडिल क्लास है, अब उसके जो समाज है, वो समाज जो है वो वही बनेगा। यही बच्चे सोच रहे होंगे आपस में, माँ बाप भी यही कह रहे होंगे, बेटा पढ़ाई कर ले, कॉलेज चला जा, अच्छे नंबर ले आ, फिर तू नौकरी कर ले, छोटा मोटा अपना धंधा। तो वो हमारे मतलब माँ बाप सोचते नहीं थे कि वो बिजनेस भी कर सकता है। तो वो वही लेवल का सोचते हैं। गरीब जो बच्चा है, वो जो है वो जो स्कूल में जा रहा है, उधर कौन से बच्चे आ रहे हैं? कोई सब्जी बेचने वाले का आ रहा है, कोई रिक्शे चलाने वाले का है, कोई प्लम्बर का है, कोई मैकेनिक का है, कोई बिजली वाले का है, कोई छोटा काम करने वाले हैं। अब वो यही सोच रहे हैं कि
अगर एक बच्चे की एक मैं आम की रेडी लगवा दूं तो ठीक है, वो उनकी सोच ही उतनी है, इससे ऊपर उठ नहीं सकती, क्योंकि स्कूल में वो डिस्कशन ही नहीं हो रही। टीचर्स की भी वही डिस्कशन हो रही है, टीचर भी नहीं उसमें समझ पा रहे कि इनमें से कोई आईएएस निकल जाएगा। हाँ, बिरला कोई निकल गया, मोदी जी निकल गए, इज एन एक्सेप्शन। इस तरह से जो रिच क्लास के हो गए वो कॉलेज कहाँ पढ़ने जाएंगे? वो नहीं जाएंगे हिंदू कॉलेज पढ़ने, वो नहीं जा रहे रामजस कॉलेज पढ़ने, दिल्ली के जो कॉलेजों के नाम बता रहा हूँ, वो जाएंगे सीधा जी स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, फलाना ठिकाना मेजरली। अब वहाँ पर कौन लोग मिलते हैं उनको? वहाँ पर वही ऐसे लोग मिलते हैं। अब उनकी जो है अलग ही समाज बनेगा, हमारा अलग समाज बनेगा, मिडिल क्लास का, लोअर का अलग बनेगा। लोअर लेवल का बंदा बहुत रेयर है वो मिडिल में आ पाए। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वो हमेशा ये सोचेगा कि अब मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे को बच्चा पैदा होने के जो चीफ मिनिस्टर की जो एक स्कीम है उसमें मुझको बेनिफिट मिलना है। बीपीएल मेरा कार्ड है, बिलो प्रॉपर्टी लाइन राशन कार्ड में ये सहूलत मिलेगी, बच्चे की फ्री एजुकेशन हो जाएगी, तो वो जिसे टैक्स देगा तो ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसको डर लगेगा मैं इतनी फैसिलिटी कैसे छोड़ दूँ। हम मिडिल क्लास वाले पिसते रहते हैं, ना रिच हो पाते हैं ना गरीब हो पाते हैं, तो हम उसमें पिसते रहते हैं। और जो रिच है वो तो साहिल साहब, कितने एयरपोर्ट पे मैं गया, आपको रिच आदमी की एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है। जो फ्लाइट है उसके अंदर उसकी एंट्री अलग है, उसके अंदर उसकी एग्जिट अलग है, अगर आपकी कमर्शियल फ्लाइट है। अदरवाइज दे गो ऑन चार्टर्ड फ्लाइट्स। 5 स्टार्स के अंदर भी उनकी मूवमेंट्स अलग है, उनकी लिफ्ट अलग है। आप मेरिडियन में चले जाओ, वहाँ पर कमर्शियल जो जो ऑफिस अलग हैं, सब जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो टॉप नॉच बॉसेस हैं उनकी अपनी अपनी अलग लिफ्ट है। वो आपने कभी हमने सुनी भी नहीं होगी, तो मैंने देखा है कि सबकी इकट्ठी है। तो ये है कि कैसे आदमी का पैदा ही ऐसे जगह होना उसकी जिंदगी बदल देता है। लेकिन फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं कर्म तो काम आते हैं कि मोदी जी क्यों बने पीएम, और किस्मत काम आई, बहन मायावती कैसे बन गई चीफ मिनिस्टर। मैंने एक ना वीडियो बनाई थी, उसके उसके ऊपर मेरे को नोटिस आ गया था। तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप एक वेल रेड बंदे हो और वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि मुझे क्या लगता है। मेरे कुछ उस टाइम तक कुछ 50-60 पॉडकास्ट कर लिए थे, तो जो मुझे बेसिक से नॉलेज आई थी उस सबसे मैंने बोल दिया। तो मैंने बोला कि ये हायरार्की है जिसके हिसाब से हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला, हम कौन सी फैमिली में पैदा हुए। अगर एक रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ है, एक मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ है, दोनों की लाइफस्टाइल में फर्क होगा। दूसरा, घर वालों ने कैसे संस्कार दिए, अपब्रिंगिंग कैसी हुई। अपब्रिंगिंग ऑल्सो इंक्लूड घर के संस्कार, दोस्त यार जिसके साथ आप रह रहे हो, जिसके साथ भी बड़े हो रहे हो, उसके वजह से आपका माइंडसेट बन रहा है। तीसरा हायरार्की का लेवल था मेरा कि आपने कैसे कर्म किए। मेरे को संस्कार तो अच्छे मिले, मेरे माँ बाप भी सही थे, पर मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया कि भाई मैं तो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जिस चक्कर में मैंने अपना बिजनेस खराब कर दिया और सारी चीजें खो दी, या जो भी। फिर मेरा फोर्थ लेवल था एस्ट्रोलॉजी, कि मैं एक सुपर पावर लेके पैदा हुआ था, बट इन तीनों चीजों की वजह से वो सुपर पावर दब गई या फिर उठ गई। अगर मेरी कुंडली में था, मैं राजयोग लूंगा एग्जांपल के लिए, और मैं रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ, तो मैं अगर लाख रुपए महीना भी कमाने लग जाऊंगा, मेरे लिए वो राजयोग हो जाएगा। अगर मैं मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ जिनके पास 10 लाख करोड़ रुपए है, अगर आज मैं 10 लाख रुपए महीना भी कमाने लग जाऊंगा उस फैमिली के अंदर, तो मैंने तो सब खराब कर दिया। नहीं, काफी सारे क्वेश्चन हो गए कि पहले वो राजयोग की बात कर लेते हैं। ये वाली आपकी बात, पहले हायरार्की के बारे में। हायरार्की वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हायरार्की वाली तो मैंने भी हायरार्की की बात मेरे पे नोटिस आ गया इस बात पे। मैंने जो नोटिस तो आपको आएगा, नोटिस तो आपको आएगा, क्योंकि बात मानेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये बोलते हैं कि सभी लोग बराबर हैं। लेकिन आप कोर्ट में जाओ, आप स्कूलों में जाओ, जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चे को करा के देख लो एडमिशन, इसीलिए रिजेक्ट होगा आपका कि आप हो कौन। मतलब कोई बुरा माने तो देखो, माने बात सच्चाई की बात कर रहा हूँ। इस तरह से वो और कौन सा स्कूल है, मैं नाम भूल गया उसका, संस्कृति, तो देखते हैं कि पेरेंट्स कौन से, इसलिए वो उनको देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आईएएस के जो है पेरेंट्स हैं सारे आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक आम पेरेंट्स का बच्चा चला जाएगा, तो वो स्कूल की अपनी एक इमेज की बात होती है, तो हायरार्की तो है ही है। दूसरा आपने कहा राजयोग, मैंने भी वही इसी की बात की थी एक्चुअली में। सही था ना, ये कंसेप्ट सही था ना। हायरार्की की ही बात की, हायरार्की में एस्ट्रोलॉजी नीचे आती है आपके हिसाब से, या सबसे ऊपर आती है? जी की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि उधर थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, मेरे को संभाल के समझाना पड़ेगी बात। क्योंकि जब आपने राजयोग बोला, पहले इसको संभाल लेते हैं, फिर बाकियों को संभालेंगे। राजयोग को संभाल लेते हैं कि राजयोग है क्या। राजयोग अपनी समझ से जितने भी जनरली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे आप सऊदी अरेबिया चले जाओ, चाहे यूएई चले जाओ, ओमान चले जाओ, कुछ भी खलीफा उसका राजयोग है।
रीजन, राजयोग का मतलब है राजा, राजा का मतलब है ही मस्ट हैव ए एरिया ऑफ लैंड टू रूल एंड देयर मस्ट बी पीपल आल्सो जिसके ऊपर उसने राज करना, यही राजा है। आप बोलो अगर मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कोठी है तो मैं राजा हूँ, सॉरी आई डोंट बाय इट। तो आप यूएई वगैरह में तो राजा मिलेगा, लेकिन आप हिंदुस्तान में अगर राजा मिलना है तो क्या करोगे? तो हिंदुस्तान में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राजा वही है जिसके पास वही एक जमीन के ऊपर उसका सत्ता चलती हो। तो वो एक तो जज हो सकता है, क्योंकि एक एरिया ऑफ लैंड पे उसकी जो फैसला है वो चलेगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसके नीचे 2 या 3 थाने, कई बार एक ही थाना आता है, तो एक थाने का एक एरिया हो गया। अब कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है या कोई भी न्याय मांगने आता है तो उन्हीं के पास जाएंगे, तो उनका ये चलता है। दूसरा होगा आईएएस अफसर या आईपीएस अफसर जिसकी सत्ता चलेगी। तीसरी चीज किसकी चलेगी? एमएलए या एमपी की। तो एमएलए एमपी कौन कहाँ बैठते हैं? एमपी कहाँ बैठते हैं साहब? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, हाँ। कितनी पार्लियामेंट है हिंदुस्तान में? एक ही है। एक ही है। ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं? एक ही है। एक ही है। ब्रह्मा जी का क्या काम है? उत्पत्ति। तो एमपीज का काम है लॉ की उत्पत्ति, क्या लॉ आएगा। जज का है कि लॉ जो है एनफोर्स करना। एनफोर्स तो खैर पुलिस का काम हो गया, अगर किसी ने अपराध चलाते रहना, अपराध लॉ को फॉलो करना, अवॉइड करना। एनफोर्स करना पुलिस का काम हो गया, आईएएस का काम हो गया। और वो काम हो गया पालना का, वो हो गया विष्णु का काम। और जो किसने गलती की तो उसकी सजा देना काम है जज का, वो है भगवान शिव का काम। तो यही लोग हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जिसको आप कह सकते हो कि ये चला रहे हैं राजयोग, ये इनका राजयोग है। बाकी की बात करो आप किसी का राजयोग है, सॉरी कोई राजयोग नहीं है। आप यूं बोलोगे ये गरीब पैदा हो गया उसके 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह होगी तो जी वो राजयोग है, सॉरी आई डोंट बाय इट। या फिर किसी कुंडली में ऐसी चीज बन रही है कि यार ये बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। ये पैसा कमाना अलग चीज है, राजयोग नहीं है बॉस। राज का मतलब है जब वहां की जमीन पे जितने लोग हैं उनको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की कुंडली में लिखा है बहुत पैसा कमाएगा और वो रिक्शे वाले का बेटा है, तो क्या वो मुकेश अंबानी बन जाएगा? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बट ये रेयर होगा। वो देखो जो धीरू भाई अंबानी साहब थे वो पेट्रोल ही भरते थे, तो ही बिकेम मल्टी मिलियनेयर रो। बट ये रेयर होता है, मैंने इसलिए बोला कि ये होता है बट ये रेयर है। जनरली वही है, गरीब गरीब ही रहता है, मिडिल क्लास ही रहता है, रिच रिच या रिच। जितना मर्जी आप गरीब कर लो। वो जो है हमारा विजय माल ले गया, सॉरी विजय मजाक में कहा तो मैं विजय माल्या बहुत गरीब हो गया, फिर भी देख लो भाई साहब लंदन में मौज है। हमारे हिसाब से तो मौज ही, हम मिडिल क्लास के लिए तो हमें समझ नहीं आ रहा भाई, लंदन में हमारे जैसा आदमी को मिडिल क्लास सोचेगी पहले तो इंग्लैंड का वीजा, फिर वहाँ का पौंड, जो उतना क्या खर्चा हम कर पाएंगे वहाँ पर अगर हम 5-7 दिन रहते हैं। वो तो भाई साहब वहाँ रहते हैं, उन्हें तो मुझे हमें तो ऐसा लगता है। तो इट इज लाइक दिस जनरली। ठीक है। और हायरार्की में कैसा होगा आपके हिसाब से ऑर्डर? हायरार्की का तो जो मैंने आपको समझाया चारों चीजों, फिर वही आपके एस्ट्रोलॉजी सबसे नीचे है अच्छा या सबसे ऊपर है? नहीं देखो पमिस्ट्री से देखो हायरार्की में मैंने देखो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि पमिस्ट्री है सबसे पहले कि आप कौन से जाति शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगना बोलते हुए, बट ये हो गया कि बंगाली हैं तो जनरली बंगालीज लोग जो है म्यूजिक और लिटरेचर, पंजाबी हमारे हम ये हो गए क्योंकि हम और मैं और आप जो हो गए हम हैं अरोड़ा, तो हम बने हैं वॉरियर। तो हमारी अलग बुद्धि है, वो बुद्धि हमारी ऐसी कि हम पैसे की कम सोचते हैं, कुछ करना है बस। क्या करना है? बस कुछ करके दिखाना है। पैसे के पीछे मैं भागता ही नहीं, मेरे से मुंह से पता नहीं आप मालूम नहीं मेरे को वो नहीं, लेकिन जो बनी है वो पैसे की सोचता है। फिर अगर ये काम करेंगे तो इसमें कितना पैसा बनेगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा? वो दैट विल बी एबल टू नो फ्रॉम पमिस्ट्री। लाइक वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो गल्फ के जो लोग हैं तो वो लड़ते ही क्यों रहते हैं यार, जब पैसा है तो भी लड़ रहे हैं। अब आप देखो जब हम भारत गरीब था तब भी जैन मंदिर बना रहे थे, तब भी अग्रवाल मंदिर बना रहे थे, तब भी गुरुद्वारे सिख बना रहे थे। आज पैसा आ गया तो भी गुरुद्वारे बना रहे हैं सिख, तब भी लंगर कर रहे थे सिख, पहले भी करते थे। अब यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन है, एक सिख का बच्चा अनाथ हो जाता है और उसको अडॉप्ट कर लेता है एक मारवाड़ी। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन भूल गया, मजा आ गया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का मजा आ गया, अब क्या कहूँ? मजा आ गया। अब इसको पमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। जो आपने बोला मैंने बोला लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया, यू डिड इट वेरी करेक्ट। एक हो गया माँ के पेट से आया, माँ का पेट से पता चलता है फिंगरप्रिंट्स, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। ये हो गया। जैसे अब जो आपने सवाल किया कि सिख, अब जो है दूसरी चीज होगी कि उसको माहौल क्या मिलता है। अब सिख को माहौल मिला पैसा कमाना, पापा जो है वहां से आए हैं दुकान से, इतने की सेल हुई,
घर में ये बात हुई, दुकान में इतनी इसकी सेल हुई, इतना प्रॉफिट है, पापा ने तेरा पैसा दिया इतना दान का, आज पापा बनाएंगे भी, मंदिर में दान देंगे, क्योंकि वहाँ ये सब चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब एक हो गया उसका इंटरनल जो उसके प्रिंट्स हैं, एक हो गया उसका माहौल, लास्ट तीसरा होता है जो आपने बोला था कर्म। कर्म जो होते हैं लाइनें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों को बांटते हैं। तो अब सिख का बच्चा क्या उतना अडॉप्ट कर पाएगा बिजनेस, तो आई थिंक इट इज लेस। ओके। इस तरह से जो है सऊदी अरेबिया का एक आदमी है जिसके पूर्वजों ने तलवारें ही चलाई हैं, वो क्या गाना गा पाएगा बढ़िया? आई कैन से यस, बट वो उतनी मधुर आवाज नहीं निकलेगी। एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक है वडाली ब्रदर्स, एक है लता मंगेशकर। वडाली ब्रदर्स इज अ गुड म्यूजिक, लता मंगेशकर इज ऑल्सो गुड म्यूजिक, बट म्यूजिक के जो पिच का फर्क है, तो वो फर्क जरूर है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गया मैं। ठीक है, तो मतलब लॉजिकली हायरार्की के अलावा ये चारों चीजें साथ में मिलके चल रही है, जिसकी वजह से आज हम जहाँ पहुंच पाए। ऑब्वियसली अगर एक गल्फ का भी बच्चा है यहाँ पर आके देखता, कोई मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, उसके दिमाग पे कुछ तो असर पड़ेगा। एक यहाँ से बंगाली का बच्चा गया, वो देख रहा है सुबह शाम गोलियां ही चल रही है, तो अपने आप को बचाएगा, वो भी 2 गोली मारेगा। अब रेमेडीज कहाँ पे आती है? ओ जबरदस्त। अब देखिए रेमेडीज की भी अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इस टाइप से है, भगवान कृष्ण, तो ये बात हजम होनी बड़ी मुश्किल है कि अभिमन्यु की इस तरह से हत्या हुई, जबकि उनके मामा जी कृष्ण थे, तो मामा जी बचा नहीं सकते, तो मामा जी ने तो इतने जबरदस्त जो है करिश्मे किए थे, लीलाएं की थी, क्या उनके पास कोई उपाय नहीं था? क्या जवाब है इसका? मेरे पास भी नहीं है। इसका मतलब कर्म का फल है। ओके, इस तरह से जब कश्मीरियों के ऊपर दिक्कत आई, गुरु तेग बहादुर जी वो भाई सतीदास, मतीदास और दयाला के साथ औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए पहुंचे, तो क्या उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है? तो क्या उनके पास उपाय नहीं था? लेकिन उनके पास यही उपाय था, अगर मैंने अपनी जीवन जो है बलिदान कर दिया, तो आज साहिल खन्ना साहब, आप भी और मैं भी आज हिंदू हैं। उनके पास यही उपाय था। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई गलत प्रूव कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने और सब बच्चों ने जान दे दी, इसलिए कि साहिल साहब आप हिंदू रहे, मैं हिंदू रहूं। उनके पास और कोई उपाय नहीं था। क्या वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे बचा लें? माता गुजरी जी चली गई, क्या वो नहीं चाहते होंगे? समर्थ गुरु रामदास जो है शिवाजी के, तो शिवाजी बहुत जबरदस्त लड़े। संभाजी महाराज की भी मूवी आई है, संभाजी महाराज की चलेगी ना जान, और किस बेदर्दी से गई है। तो लिमिटेशन है बॉस, इज अ लिमिटेशन ऑफ रेमेडी। कोई ये कहता है कि मेरे पास ये रेमेडी है, वो रेमेडी है, और उसको लोग गुरु माने फिर रहे हैं। भाई साहब मेरे से तो नहीं होता। मैं जब गुरु गोविंद सिंह जी को देखता हूँ, गुरु तेग बहादुर जी को देखता हूँ, और मेरे को गुरु कहता है, तो मैं बोलता हूँ प्लीज ये मत कहना मुझे कभी। तो रेमेडी प्लेसिबो है या पेन किलर है या फिर क्योर है? बोल, ये भी गड़बड़ कर दिया आपने। देखो एक एक करके करता है, क्योर है, तो इसका मतलब है कि जहां कुछ चीजें ऐसी हैं जब बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरा एक और हो गया कि बच्चा पढ़ता नहीं, क्योंकि समझ ही कुछ नहीं आ रही। अब तेंदुलकर के समझ ही कुछ नहीं आ रही, उसको फिजिक्स पढ़ाया जाओ, नहीं पढ़नी यार, उसने जो मर्जी पढ़ा लो, उसको नहीं आना भाई साहब, उसको क्रिकेट ही समझ में आना। तो यू कैन इम्प्रूव दैट टैलेंट ओनली। अब उसका टैलेंट इंप्रूव करें, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब आप लता मंगेशकर को गले शादी कर ले, कोई मेथड नहीं है, या उनको बोले जी बिजनेस चला, लता मंगेशकर जी बिजनेस नहीं चला सकती होंगी, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि रेमेडी जो है कैन डू अ लिटल, बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है, ऐसा कहीं देखा नहीं गया भाई साहब, आज तक तो नहीं देखा गया। आज के बाद देखा जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि वो जो परमहंस योगानंद जी की बात है, a child is born on the day and that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with individual कर्म, उसका जन्म इस समय पे ऐसी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में इसलिए हुआ है क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे। तो वो कैसे काट दोगे आप? अभिमन्यु के वैसे कर्म होंगे? भगवान कृष्ण जेल में पैदा हो रहे हैं दोस्त, बात को समझो। विष्णु जी जेल में पैदा हो रहे हैं, कोई नर्सिंग होम में भी पैदा हो रहे हैं, उनके माता पिता जेल में, उनके जो है बड़े भाई मार दिए गए, कंस ने मार दिए, उनको रणछोड़ होना पड़ा। और ये सब दुनिया बता रही है कि ये बता देंगे उपाय, तो प्लीज बताओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं। तो मतलब अगर मेरी ये टाइमलाइन है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो जो रेमेडीज है वो शायद हल्का हल्का ऊपर नीचे कर सकती है, पर अल्टीमेटली आना कर्म तो करना ही पड़ेगा दोस्त, आना यही है मुझे। आना आपको है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी ₹1,00,000 महीना कमाने से 1,10,000 हो सकता। ठीक है। अब मैं वो वाली बुद्धि रख ही नहीं सकता ना, मुकेश अंबानी वाली, भाई है ही नहीं। मैं आई एम नॉट मारवाड़ी, मैं वो अडानी नहीं हो सकता। आई एम नॉट जैन भाई, मैं कुछ भी कर लूँ। मैं वही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के आगे जो मेरे फोर फादर देयर वर ऑल टीचर्स, वो मेरे को भी वही खुजली है, इचिंग।
ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग पे आता हूँ, प्लैनेट्स हमारी पे कैसे असर कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ तक देख रहा है उसको थोड़ा-थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो गया होगा, मुझे भी बिल्ड हो गया है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, जिस टाइम पैदा हुआ, उस टाइम पे वो प्लैनेट्स कैसे उस पे असर करे हम ये देखेंगे। जिस टाइम कंसीव हुआ, उस टाइम देखेंगे, या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो प्लैनेट्स उस पे कैसे असर कर रहे हैं, हम वैसे देखेंगे। देखो, एक वो जो आपने बिल्कुल सही बताया कि जब वो पैदा हुआ तो उसको हॉरोस्कोप बन जाता है, वही मेन है। आगे प्लैनेट तो चलते ही रहते हैं, तो वो जो इसको हिंदी में कहते हैं गोचर या ट्रांजिट है, तो वो आगे जो है हम उसको स्टडी करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक हॉरोस्कोप पे जो उससे बना है उस पे इसका क्या असर आ रहा है। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर दशा और फिर गोचर, गोचर इज लेसर इंपॉर्टेंट, से ओनली 5 to 10% इंपॉर्टेंट। मेन जो असर है दशा अंतर प्रत्यंतर का है, जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है उसकी दशा होगी। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो सिर्फ ट्रांजिट और आस्पेक्ट कंजंक्शन पे ही काम करते हैं। एक तो की बात है। दूसरा हो गया कि हमारी रेस, RACE रेस, जो मैंने बोला आपको कि एक हो गया बनिया, जैन एटसेट्रा एटसेट्रा, एक हो गया गल्फ वाला, एक हो गया बंगाली, एक हो गया नीचे तमिलनाडु केरल, इस तरह से एक हो गया यूपी के, एक हो गया बिहार के। अब बिहारी सारे वो उन्होंने या ईस्ट यूपी, उनको पता नहीं क्या खुजली है, या जो कायस्थ होते हैं, इनको या तो टीचिंग में जाना है या IAS ही बनना है। आप देखो पूरे भारत के अंदर आप हिसाब लगाओगे तो ज्यादातर IAS जो है यहीं से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और कायस्थ। ये नहीं मैं कहता राजस्थान से नहीं है या गुजरात से नहीं होंगे, बट मेजरली तो ये जो है ये बाय बर्थ है। इसका एस्ट्रोलॉजी से पता नहीं चलता, ये केमिस्ट्री से पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है, और मैंने ऐसा देखा है, ये मतलब ये मेरी मान लो एस्ट्रोलॉजी से हटके मैं थोड़ा मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, थोड़ा साइकोलॉजी वाला हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने देखा है, कि अगर बंदा अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लेता है तो उसके लाइफ पाथ चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम धीरू भाई अंबानी जी की बात करके चले, तो वो इंडिया रहते थे, जब वो गल्फ में गए, पेट्रोल भरा, वो उस माहौल में रहे, उनको बहुत सारे आइडियाज क्लिक हुए, वहां से वो सीख के फिर उसके बाद जब वो इंडिया में आए तो वो एक अलग इंसान थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। व्हेन वी गो आउट वी एक्सप्लोर। गो एक्सप्लोर। अब जो वो इंडिया से बाहर गए हैं तो इसका मतलब उनका दिमाग जो है वाइडर होना चाहिए। एक बच्चा जो है गांव में ही रह गया जनरली, उसको उस समय की बात करें जब मीडिया नहीं था, अखबार वहां पर आना है, उसमें फोटो भी नहीं होती थी उस समय पे। उस समय की बात करें जब ब्लैक एंड व्हाइट अखबार आते थे, तो उसका दिमाग उतना खुलेगा नहीं। और उस समय पे ऑयल वाज अ बिग थिंग, टुडे ऑयल इज नॉट अ बिग थिंग। आज बैटरी वाली कारें आ रही है, यानी ऑयल बिग थिंग नहीं, मतलब वो वाली चीज नहीं होगी। ऑयल जो उस समय पे थी, जो देर हुआ है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आबो हवा का या उस चीज का फर्क है। बट केमिस्ट्री में जनरली फ्रॉम 0 to 8 years ये इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बच्चा वैसे ही हो गया कि गांव में पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ कॉस्मोपॉलिटन से गुड़गांव के अंदर। अब वो जो गांव में पैदा हुआ, उसमें गांव में क्या दिखेगा, वो उसको गांव में एक अपना कुआं दिखेगा, एक या हो सकता है जोड़, जिसको कहते हैं झील सी जो होती है, या एक तालाब होता है, या हो सकता है रिवर हो, रिवर ना भी हो, एक स्कूल होगा, कॉलेज वहां होगा नहीं, खेत होंगे, एक पोस्ट ऑफिस हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता, पोस्ट ऑफिस के लिए होता है बाहर जाना पड़ता है, यही सब है। अब एक बच्चा पैदा हुआ गुड़गांव के अंदर, बताइए कितना डिफरेंस है। रोज नई कार दिख रही है, रोज मोबाइल चेंज हो रहे हैं, रोज जो है उसको दिख रहा है ये बिल्डिंग बन गई है, तो ये बिल्डिंग, ये रोज देख रहा है एक पुल बन गया। मतलब फ्रीक्वेंटली डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खाने खाए जा रहे हैं। आज पापा ले गए वो चाइनीज खिलाने, कल साउथ इंडियन, परसों वियतनामीज, फिर इंडोनेशियन, पता नहीं कौन सा क्या है। और जो पैदा हुआ बच्चा जो गांव के अंदर, उसके पास उतने चेंजेस उसने देखे नहीं। तो इसलिए आप देखोगे कि गांव के लोग बड़ी मुश्किल है, चेंज नहीं होते। आप देखो राजपुरा साइड के ऊपर वो किसान खड़े हैं पिछले साल कितने सालों से, वो खड़े ही है, वो चेंज नहीं होते। उनको जो मर्जी समझा लो, उनको समझ ही कुछ नहीं आती, दे कैन नॉट चेंज। बट कितने आदमी हैं जो शहर के, जो सड़क रोक के खड़े होंगे, वो उनको काम में बिजी है, परिवर्तन चाहिए उनको जिंदगी में, बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो वो जो 0 to 8 years है, वो बुद्धि पे ज्यादा असर डालता है, बाद वाला भी डालता है, बट 0 to 8 वाला ज्यादा असर डालता है। उससे हेड की शेप बदलती है। इसको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। पहले तो प्रिंट्स हो गए, प्रिंट्स कम फ्रॉम दी वूम ऑफ द मदर, वो कभी चेंज नहीं होते। फिर शेप ऑफ द हैंड जो बनती है 0 to 8, फिर वो कभी चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद ये लाइंस पूरी जिंदगी ऊपर नीचे दाएं बाएं होती रहती है। उसके ऊपर जो है छोटी छोटी लाइंस बड़ी जल्दी चेंज होती है, छोटी लाइन जल्दी चेंज होती है। जो बड़ी लाइंस है वो आपने नाम सुना होगा उसका, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, फेट लाइन और हार्ट लाइन। ये इस तरह की हार्ट लाइन जल्दी चेंज होती है तो फायर लाइन कहते हैं हम उसको, फेट लाइन को वो। और फिर जो हमारी ब्रेन लाइन है और स्लो, और जो हमारी लाइफ लाइन है बहुत
मुश्किल से चेंज होती है ऐसे। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ और प्लैनेट्स के नाम सुने हैं। अभी कोई गेस्ट आए थे हमारे पास। यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो हैं? यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं, बुलिक नहीं। हाँ, गुलिक, मंडे, हाँ, ये सब नॉर्मली मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, ये प्लेनेट डी है, ये सिर्फ जो है मतलब कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब कुछ उपग्रह भी हैं ऐसे, हाँ। इंद्रछाप ऐसे वगैरह करके वो माने जाते हैं। उनको कभी भारतीय ज्योतिष में यूज नहीं हुआ, सिर्फ एक गुलिक या मंडी एक ही है। इनको कई बार कहते हैं कि नहीं जी ये भी शनि का जो है बच्चा है और ये इसने इसका बखेड़ा बहुत है, अष्टम में आ जाएगा तो ये हो जाएगा, बट रिजल्ट्स नहीं है, फ्रैंकली बता दूंगा, कोई रिजल्ट नहीं है, ये बस कहानियां है बस बोलने की। मतलब कोई मेरे असर नहीं पड़ेगा, चाहे गुलिक कैसा भी हो, मंडे कैसा। अबे कुछ नहीं है ना यार, ड्रामा है। और जो पंचांग कहते हैं कि पंचांग ही देख के हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि किस तिथि, किस वार, किस नक्षत्र में बंदा पैदा हुआ। हम कुंडली देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ पंचांग देख रहे हैं और पंचांग से ही बहुत कुछ बता पा रहे हैं बंदे के बारे में। वो सही है? बेटा वो तिथि तो वही डेट ही होगी राजा, फिर तो न्यूमरोलॉजी होगी ना। हाँ, पर न्यूमरोलॉजी तो वो वाली चल रही है। नहीं नहीं, ये वाली चला लो, कौन रोक रहा है? फिर आप कह रहे हो नक्षत्र, नक्षत्र बोला ना आपने, नक्षत्र में नहीं बता सकते ना राजीव, 27 नक्षत्र हैं, अब बताओ कैसे बता दे? अब बोलने को जो मर्जी बोल दो, बोलने में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली पंचांग का कॉन्सेप्ट समझो, पांच अंग, योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र, तो ये हमारा एक्चुअली कैलेंडर है। वही आज जैसे आप कह रहे हो कि इस दिन बंदा पैदा हुआ 12 बजे से 12 बजे के बीच में, मिडनाइट टू मिडनाइट, हम बोलेंगे जब वो कोई बोलेंगे किस दिन पैदा हुआ तो हम यूँ बोलेंगे इस नक्षत्र में पैदा हुआ, इस तिथि में पैदा हुआ, इस योग में, इस करण में, ऐसे। तो पुराने जमाने का टाइम और कैलेंडर का तरीका पंचांग। दैट इज द एग्जैक्ट या एक्चुअल कैलेंडर, बट इट इज टफ टू अंडरस्टैंड। रीजन क्या है? ये 12 टू 12 मिडनाइट तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन ये फॉल्टी है। फॉल्टी इस हिसाब से है, जब आप न्यू ईयर होता है तो क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का न्यू ईयर हो गया, जापान का न्यू ईयर हो गया, चलो जी अब हांगकांग का हो गया, ऐसे होता न्यू ईयर, इकट्ठा होना चाहिए ना। सही बात। ये थोड़ा ना कि यार पूरी दुनिया में अलग अलग न्यू ईयर मनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम जोन चेंज कर दिए। अपने इंडियन सिस्टम जो पंचांग है उसमें टाइम जोन नहीं है, पूरे विश्व का एक ही टाइम जोन है। तो तिथि जब एक बारी में शुरू होगी पूरी दुनिया में, वही तिथि एक ही टाइम पे शुरू होगी। व्हाट इट कि वो तिथि क्या होती है, एक्सप्लेन करते हैं। सन और मून के जब डिफरेंस 12-12 डिग्री होता जाएगा तो तिथि होती जाएगी। जैसे अमावस्या होगी तो अमावस्या जब खत्म हो जाती है, सूर्य और चंद्रमा की डिग्री एक होगी। फिर चंद्रमा जब उससे 12 डिग्री आगे चला गया, और जब चलेगा मतलब समय आ गया तो चंद्रमा भी आगे चलेगा, सूर्य भी आगे चलेगा। लेकिन चंद्रमा जब सूर्य से और 12 डिग्री आगे चला जाएगा तो प्रथमा तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर द्वितीय, तो वो तो ऊपर ही हो रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट ही होगी, उसको आप डिफाइन कर। गलत कर ही नहीं सकते। तो इसलिए द सिस्टम इज गुड बट इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि आपकी जो तिथि शुरू होगी आज अमेरिका के अंदर तो रात है, हमारे यहाँ शुरू होगी तो दिन है, तो हम तो बोले तिथि बदल गई, वो बोला मैं सोया हूँ अभी, कौन सी तिथि को मिलना है, इस तिथि को फोन करूँ, वहाँ प्रॉब्लम है। आप समझे ना, उसके तो रात है बेचारे की, इधर ही है। तो वहाँ जब हम टाइम जोन से बात कर ले तो हमें ईजी हो जाता है कि हम उन्हें सुबह कितने बजे बात की है, तुमने 9 बजे करनी है तो तुम्हारे रात के 9 उधर 9:30 बजे होंगे तो हम बात कर ले। तो वो कॉम्प्लेक्स जो मेथड कैलेंडर का है, पंचांग का है, वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है फॉर कॉमन पीपल एट लार्ज। मैंने क्या देखा था कि अभी तक मैं बहुत नया था, तो पहले तो कुंडली समझ में आई, और वो पहली कुंडली मेरे को थोड़ी-थोड़ी समझ में आई, फिर पता लगा इसमें राशियाँ भी घूम रही है। मेरे को तो लगता था हाउसेज़ है, उसमें प्लैनेट है, फिर पता लगा राशि भी घूम रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर थोड़ा-थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया, पता लगा और भी चार्ट है, मेरा और दिमाग खराब हो गया। तो फिर पता लगा कुछ प्लैनेटरी कंडीशन आएगी, 2 प्लैनेट साथ में बैठ जाएँगे तो एक दोष बन जाएगा, कोई नहीं, हाँ जी। कुछ दोष बन जाएगा। मेरे को लगा अच्छा ठीक है, थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। अब कोई और गेस्ट आए, वो बता के गए, कहते हैं कि अगर इस स्पेसिफिक तिथि को, इस स्पेसिफिक वार को और इस स्पेसिफिक इसमें बच्चा पैदा होगा तो उसको ये हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो एक। वो नहीं नहीं, तो पहले तो आपने ये जो कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं कि भाई आपने सुने होंगे दोष, जैसे हो गया काल सर्प दोष, हाँ। चंद्रमा शनि हो गया तो वो एक और दोष। चंद्रमा जो है एक पर्टिकुलर 6 नक्षत्रों में हो गया, और बुध के और केतु के तो ये गंडमूल दोष। बाकी हो गया मंगल शनि इकट्ठे हो गए तो बखेड़ा, भाई कुछ नहीं है, इट इज ऑल स्टुपिडिटी। ये जो दोष हैं ये सारे के सारे एस्ट्रोलॉजी में नहीं काम करते, मजे की बात है, ये केमिस्ट्री में काम करते हैं, अच्छा। और ये न्यूमरोलॉजी में काम करते हैं। अब ये आपके पॉडकास्ट से पहली बार बात जा रही है, 2 लोगों का दिमाग घूम जाएगा। अब मैं समझा देता हूँ आपको। ये चंद्रमा का माउंट है, ये शनि का माउंट है। अगर लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ गई
तो ये चंद्रमा शनि की युति होगी, ये अब दिखेगी, अब ये काम करेगी। उधर चंद्रमा शनि की अगर बात कर रहे हैं हम इकट्ठे हैं तो 1/12 लोगों का तो है ही। अब चंद्रमा केतु भी किसी को पसंद नहीं, अब चंद्रमा राहु भी किसी को पसंद नहीं, चंद्रमा मंगल भी पसंद नहीं। 4/12 क्या हो गए, कितने लोग हो गए? तो 33% हो, तो आप खड्डे में डाल दो। तो वो यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ट्रैप है पराशरी ज्योतिष का, इसमें रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सीधा ही बात करो ना कि मैरिज कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदोगे, लिटिगेशन कब होगा, बेल होगी नहीं होगी। सिंपल है ना, लेट मेक द थिंग सिंपल इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग इट। जैसे अभी आपका फॉर्मूला है, मान लो मैंने आपका फॉर्मूला का यूज किया और मैंने 2 कुंडलियां मिलाई, 2 कुंडलियां मिलाने के बाद वो मैच हो गई, तो उनकी शादी सही रहेगी। जैसे मेरे को पर्सनली मेरी वाइफ और मेरी कुंडली नहीं मिली थी, हमारी लव मैरिज थी और मेरी पंडित जी से बहस हो गई। तभी मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता था। मेरी पंडित जी से बहस हो गई थी कि भाई राम भगवान और सीता जी की भी तो कुंडली नहीं मिली थी, अगर उनके 36 गुण मिले थे, मेरे हिसाब से उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, मुझे वैसी लाइफ तो नहीं चाहिए। तो गुण मेरे खराब ही हो, मैं तो खुश हूँ। ये तो कहानी है, 36 गुण मिल गए तो सुनी सुनाई बात है ना। आपने देखी रामचंद्र जी कुंडली, ना मैंने, ना किसी ने देखी। बात सिंपल है, किसी लड़के की किसी लड़की से शादी करनी है, आप मेरे को बताओ लड़की में ऐसा क्या होना चाहिए कि लड़का उससे शादी कर ले। लेट्स मेक द थिंग सिंपल। मैचिंग इस कुछ समझ नहीं आएगा किसी। बताइए, अगर मेरे को लड़का, मेरा बेटा है, मैंने लड़की ढूंढनी है, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी, दोनों की पटनी बहुत बढ़िया चाहिए। कंपेटेबिलिटी और ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अगर जल्दी शादी हो रही है तो लुक्स ओके, अगर जल्दी शादी हो रही है तो अगर 30 साल के हो चुके हैं तो उस टाइम मैच्योरिटी आ जाती है। लुक्स ओके, कंपेटेबिलिटी लुक्स। ठीक है, और मैं कहूँगा इमोशनली कैसे है, कंपेटेबिलिटी की बात कर रहे हो मतलब लॉजिकली कंपैटिबिलिटी आपस में हो गई। मेरे राजे। इमोशनल कंपेटेबिलिटी तो हाँ, इमोशनल कंपैटिबिलिटी होगी ना, बात वो पहले ही कह चुके हो ना आप। मैं तो संस्कार मतलब अपब्रिंगिंग भी कंसिडर करता हूँ। अपब्रिंगिंग, चलो तीसरा एक कंपेटेबिलिटी, शक्ल और अपब्रिंगिंग। शक्ल की बात है, ज्योतिष में पता नहीं चलती साहिल साहब, आपकी शक्ल आपके मदर फादर से ही मिलती होगी। अब ये कहते हैं चंद्रमा लगन में हो तो गोरा होगा, तो ठीक है भैया, फिर देख लेते हैं कितने नीग्रो गोरे हैं और कितने जो है शनि राहु लगन में हो तो कितने यूरोपियंस काले हैं। तो ये लुक्स पे तो छोड़ दो, लुक तो पता चलती नहीं, वो तो फोटो से पता चलेगी या देख के पता चलेगी, इसलिए हाइट भी। और ये पे एक चीज मैं और रोकना चाहूंगा, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं गलत था या नहीं ये बता देना, कि जैसे चंद्रमा लगन में चाहिए तो अब थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लग गई है, तो मैं तो टाइम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, मेरे को उस राशि को लगन में डालना, लगन में डालना, ऐसे बिठा लेना कि मैं उस बच्चा प्रेडिक्ट कर लूंगा गोरा। राज्य मेरे, उससे मतलब कोई नहीं ना साहिल बाबू, उससे मतलब कोई नहीं। बात ये होगी कि इसका, ये तो ज्योतिष का मैटर ही नहीं है ना, जो आपने बोला हो नहीं सकता ना ये। भाई, चेहरा मोरा तो बात खत्म होगी ना। ओके, अब दूसरी और आपने बात की एक उसकी बात, कंपैटिबिलिटी तीसरी किस चीज की? अपब्रिंगिंग में आप देखोगे अभी कहाँ पर रहते हैं, कौन से स्कूल से पढ़ी है, तो वो भी ज्योतिष में नहीं पता चलेगी। ठीक है, आपने कंपैटिबिलिटी को मैं भी रोक देता हूँ साइड में। सबसे पहले देखना है कि उसकी उम्र लंबी है या नहीं। अब शादी हुई तीसरे साल में टपक ली वो, तो उसकी हेल्थ, कोई मेजर डिजीज यंग एज में तो नहीं हो जाएगी। फर्स्ट में रखूंगा लॉन्गेविटी, सेकंड में रखूंगा हेल्थ, थर्ड में रखूंगा अगर आप चाहते हो तो प्रोफेशन, अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो डजंट मैटर। फोर्थ रखूंगा जो आपने बात की कंपेटेबिलिटी कि उसकी नेचर ऐसी होनी चाहिए, सिंपल है कि घर में जो है उसकी आदर सत्कार हो, मेरे माँ बाप के साथ अच्छा उसका व्यवहार रहे, जो उसके साथ अच्छा व्यवहार है हस्बैंड के साथ क्यों नहीं होगा यार। ये मैं जन्मपत्री से देख सकता हूँ, मैं उम्र देख सकता हूँ टू सम एक्सटेंट, हेल्थ टू एवरीथिंग आई कैन सी दी प्रोफेशन, आई कैन सी दी नेचर। और ये चारों अगर ठीक है तो कंपेटिबिलिटी क्या है यार। मैं झगड़ालू हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, मुझे क्या करना है? तो एक कंपेटिबिलिटी है क्या, समझाए तो सही कोई मुझे। ये मैचिंग होती क्या पता तो चले। साहिल बाबू, सब ड्रामा हो रहा है, लोग बेवकूफ बन रहे। अभी एक चीज ना मेरे को और लगी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा आप न्यूमरोलॉजी को नहीं पसंद करते, तो मुझे लगता था आपने आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी एज अ साइंस खराब है, बट अभी आप मेरा दोस्त, मैं 1998 से न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, क्या बात करते हो आप? मेरे पढ़ाए स्टूडेंट्स न्यूमरोलॉजी जितनी यूज करते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। क्या बात कर दी आपने? दीज पीपल हैव डिफेम्ड न्यूमरोलॉजी बाय चेंजिंग द नेम स्पेलिंग। आप बताएं साहिल साहब, आप एक दिन पैदा हुए तो प्रिडिक्शन मैं वहां से करूं, मैंने भी क्या बताया, न्यूमरोलॉजी से करूंगा, एस्ट्रोलॉजी से करूंगा, पमिस्ट्री से करूंगा। अंगूठे का छाप चेंज नहीं होता। आपका नाम साहिल में एक आई लग गया तो क्या हो जाएगा? इंद्राणी मुखर्जी की बात हम कर तो रहे थे,
उसका नाम मुखर्जी होना चाहिए, तो KHERJW मुखर्जी है, MUKERJEA। इसका मतलब उसने अगर नाम उसने कहीं से नेम करेक्शन कराई है। फिर हुआ क्या उसके साथ, ऋतिक रोशन के आगे एच लगाया हुआ है। समस्याएं तो उसको भी जिंदगी में आई है, समस्याएं बंद थोड़ा ना हो गई हैं। तो समस्याएं तो भाई जिंदगी में आएंगी, नाम बदलने से क्या हो लेगा। राम नाम के ईस्टर्न यूपी में चले जाओ और बिहार में राम नाम में इतना ज्यादा है, राम लुभाया, राम आसरे, राम विलास, राम फलान, ऐसे काफी। अब मेरा खुद नहीं पता भाई, लेकिन राम जैसा कितने करोड़ों ये पैदा हो गए, कोई नहीं बना आज तक। अब मेरा नाम उमंग है, मेरे को देख के लोगों की उमंगे खत्म हो जाती है। गरीबदास सेठ है, अमीर चंद गरीब है, ये तो बातें है ना। और फिर जो है नाम करेक्शन हो रहा है, नाम तो हमारे तो हिंदी में है ना, वो माँ को बिंदी और गा, और मेरा नाम अंग्रेजी में क्यों बदल रहे हो भाई। फिर ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बताते हैं इसको, लोशो ग्रिड को। चीनी कब से अंग्रेजी यूज कर रहे हैं वैसे, समझाओ मेरे को। ये चीनी मतलब बहुत कम चीनी है जिनको अंग्रेजी आती है। ये कर क्या रहे हैं यार, दे आर डिफेम न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, थोड़ा समझाओ। आपके हिसाब से मार्केट में क्या क्या गलत है, क्या सही? ज्योतिष के अंदर वी आर बेसिकली प्रिडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाउसेस, जैसे आपको ने समझा है। साइंस है, प्लैनेट्स है, हाउसेस है। तो एक प्लैनेट है, जैसे आपको पता है लगन का लॉर्ड है, मतलब एरीज है, तो मंगल लगन का लॉर्ड है और अष्टम का लॉर्ड है, और कहाँ बैठा है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लस कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो अगर वीनस के नक्षत्र में बैठता है, वीनस 2 और 7 का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है। फिर वो कौन से सब लॉर्ड में बैठा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो मैं हाउसेज आ जाएंगे। 1-8 समझ लो मंगल 11 में बैठा है, 2-7 मतलब समझ लो वीनस 7 में बैठा है, इस तरह से नीचे मरकरी हो गया तो 3-6 समथिंग। ये इन्फॉर्मेशन हमें मंगल की आ गई, इस तरह से हमारे को 9 के 9 प्लैनेट की आ गई। अब इनकी दशा भुक्ति अंदर चलती जाएगी। अब हमारे पास फार्मूले हैं भाई, 2-7-11 इज मैरिज, 1-6-10 इज डिवोर्स, 4-11-12 इज प्रॉपर्टी परचेज, 6-8-12 इज लिटिगेशन, 1-6-8 इज सर्जरी। ऐसे हमारे पास फार्मूले वही नंबर्स के। अब इसके अंदर प्लैनेट की जो काम है बहुत कम है, बहुत ज्यादा उसको यूज नहीं करते हम। कि जैसे मंगल है, उसकी सिग्निफिकेंस है कि फायर है, एनर्जी है, ठीक है, इस टाइप से उसको यूज तो होता है बहुत ज्यादा। तो वो बेसिकली यूज होगा जो प्लेनेट की सिग्निफिकेंस है न्यूमरोलॉजी में और पमिस्ट्री में, यहाँ यूज होगा। पॉजिटिव मार्स, नेगेटिव मार्स हियर, पॉजिटिव मार्स हियर, सैटर्न फिंगर, सैटर्न माउंट, सन फिंगर, सन माउंट, मरकरी फिंगर, मरकरी माउंट, जुपिटर फिंगर, जुपिटर माउंट। इस तरह से मरकरी की लाइन, सन की लाइन, शनि की लाइन, मतलब उसको फेट लाइन इसको कहते हैं। और इधर न्यूमरोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर नंबर्स। तो ये नंबर्स जो हैं ये प्लैनेट्स हैं, एक्चुअली में हम नंबर बोलते हैं प्लैनेट। अब यहाँ 9 अगर किसी के पास है, मेरे पास 9 है, समझ लो, मान लेते हैं, तो आई एम एनर्जेटिक, मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा। अब वो देखना पड़ेगा, फिर अब कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि इधर देखना पड़ेगा ज्योतिष में सारे पहाड़ चढ़ जाएंगे जिस पैदा हुए, उधर देखना पड़ेगा हिम्मत है, यानी हिम्मत का कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो ऐड होगा। इस तरह से यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव मार्स है। नेगेटिव मार्स का मतलब है झगड़ा कौन पहले शुरू करेगा, और रिसीविंग एंड पे कौन होगा। अब रिसीविंग एंड वाला जो आदमी है उसको कैसे यूज करेगा, कि उसको घर तक छोड़ के आएगा या नहीं। घर तक छोड़ने का मतलब है कि जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया, तो भारत पूरा घुस के जब तक उसको हरा नहीं देगा तब तक लड़ाई खत्म नहीं करेंगे भैया। तो ये मैटर जो है इस टाइप से चलता है भैया। बट व्हाट पीपल आर डूइंग, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो ये कह रहा है मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी वाला कह रहा है मैं नहीं मानता, सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन तीनों का अपना अपना यूज है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि जी 81 ही कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमरोलॉजी में। 1 अगर बेसिक है तो डेस्टिनी 1 हो सकता है, या 9 तक 9 हो सकते हैं, इस तरह से 2 का भी 9 हो सकते हैं। 81 कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी के अंदर, कैसे प्रेडिक्शन होगी भाई, ट्विंस डिफरेंट है, दिस इज द फैक्ट। तो ये इस तरह से काम कर रही है और प्लैनेट्स। अब केमिस्ट्री काम करती है पंचतत्व एंड प्लैनेट्स। पंचतत्व आपने सुना होगा, वो एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होते हैं, क्योंकि जो राशियां हैं वो आपने सुनी होगी, अर्दी, वाटरी, एरी, फायरी ऐसे होती है। जैसे मेष है वो फायरी है, फिर उसके बाद टॉरस है अर्दी है, फिर उसके बाद जेमिनी एरी है, फिर उसके बाद कैंसर वाटरी है। इस तरह से आगे चलती चली जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं है। मेन यूज आता है यहाँ केमिस्ट्री में। सो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये होते हैं अर्दी, फायरी, वाटरी है। इस तरह से हैंड शेप होते हैं अर्दी, फायरी वगैरह इस टाइप से। तो वाटरी जो आदमी है वो सेवा में काम करेगा, नर्स, डॉक्टर, टीचर, मेड, अगर मतलब काफी है तो उस टाइप से मतलब लेवल की बात होगी, या प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो भी टीचर ही है। इस तरह से फायर वाला अलग देखेंगे। अर्दी जो होता है ज्यादातर वो जो है अड़ू है, किसान होंगे या सोल्जर्स होंगे या आर्मी वगैरह में ज्यादा सूटेबिलिटी है। तो आप इसलिए देखोगे अर्थ का मतलब क्या हो गया, बैठ गए। अर्थ का मतलब हो गया वेट, शेप एंड स्टेबिलिटी, अर्दी चीज की ये होते हैं। तो अब जो एक बार गांव के किसान बैठ गए तो भैया बैठ गए, और जो गांव जो शहर के लोग हैं वो ज्यादा फायरी होते हैं। फायर क्या है, वो चेंज होती रहती है, आज ये कल वो, चमक दमक में
घूमना। तो यहाँ पर पंच तत्व एंड प्लैनेट्स काम करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन काम करता है। तो इस तरह से प्रेडिक्शन होती है। ठीक है। अभी आपका जैसे पामिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, तो अंगूठी मैंने सुना है पामिस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि आपका ये वाला वीक है तो ये वाली अंगूठी इस ऊँगली में पहन लो, इसकी वजह से हुआ, और आपने कोई अंगूठी नहीं पहनी हुई। नहीं, मैं तो उपाय ही नहीं मांग रहा। मैं तो भगवान कृष्ण का चेला हूँ, गुरु बजरंग बली का चेला हूँ, बजरंग बली का भगत हूँ, सॉरी, है। और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक जी का चेला हूँ। मैं, मेरे आदर्श हैं शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। तो अब आज मैंने देख लिया आप, और अगर मूवीज बनी तो भगवान बली करे रानी अबक्का चौथा पे बने, तो लोग जानेंगे हु वाज रानी अबक्का चौथा। तो मैं तो उनका फॉलोअर हूँ बॉस। अगर मैं ही अंगूठी पहनूंगा तो मैं ही कर्म की शिक्षा नहीं दूंगा, तो फिर कौन देगा? मैं ही तो हूँ जो कहूंगा कि भाई अंधविश्वास हटाना है। तो मतलब ये अंगूठियाँ सब अंधविश्वास है। यार महाराणा प्रताप लड़ने जा रहे हैं, तू बात सोच, वो अंगूठियां पहन के लड़ने जाए। जैसे आदमी वॉरियर है यार, खन्ना साहब, हम वॉरियर हैं बाय बाय नेचर। हम ही अंधविश्वास में हो जाएंगे तो क्या बात है। हमारे जो पूर्वज है, मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पूर्वज रहे हैं महाराज पर्वतराज, महाराजा पोरस, जिन्होंने अलेक्जेंडर को पेल दिया था। कभी अलेक्जेंडर वापस गया था। हिस्ट्री इज रॉन्ग कि पोरस, महाराजा पोरस हार गए थे। तो हम तो उन, वो हमारे पूर्वज रहे हैं। क्या बात कर दी आप। चलिए, थैंक यू, बहुत मजा आया। थोड़ा अगर ऑफेंसिव था तो माफी। नहीं नहीं, कोई कोई ऐसे आपने कोई थोड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछता हूँ। you asked very relevant questions. When I teach my opening lecture, the first sentence is कि अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने भगवान जिनको आप मानते हैं, हम उनको धन्यवाद देने तो हमारे शब्द ही नहीं दे ही नहीं सकते। उनको याद करें और मेरे से प्रश्न जरूर पूछे। अपने मन के अंदर प्रश्न ना लेके जाएं, क्योंकि अगर कहीं और पूछा यू विल गेट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और आपको लगता है कि क्लासमेट्स जो हैं बाकी वो ये सोचेंगे कि भाई ये टाइम बर्बाद कर रहा है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है, आपके मन में ऐसा लगे, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछना, क्योंकि हो सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जिसका जवाब उस तक मुझे भी ना आता हो। इट्स पॉसिबल। तो मैं को भगवान तो हूँ नहीं। और साइंस जो है हमेशा जो है आगे बढ़ती रहती है, ढूंढती रहती है, कुछ सवाल नए नए आते रहेंगे जैसे जैसे दुनिया बदलती रहेगी। सो इट्स लाइक थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।